इंतजार और उसके बाद नया साल 2025 दस्तक दे देगा। दुनिया नए साल के जश्न में डूब जाएगी, लेकिन दुनिया के कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहां नए साल का जश्न इस बार भी फीका रहने वाला है और इसकी वजह है इन देशों के बीच जारी जंग। 2024 को वैसे तो कई मायनों में याद किया जाएगा, लेकिन कई देशों के बीच जारी जंग के कारण यह साल हर पल दुनिया को डराता रहा। कई परमाणु हमलों के खतरे से तो कभी वर्ल्ड वॉर 3 की आहट इस साल में जो है वो नजर आई। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं दुनिया के लिए आखिर कैसा रहा साल 2024। साल 2024 बहुत ही उथल-पुथल वाला साल रहा। साल तो खत्म हो गया, लेकिन युद्ध के आसार अभी भी खत्म नहीं हुए। कई देश ऐसे हैं जिनके बीच में युद्ध चल रहा है। कई देश ऐसे हैं जहां युद्ध के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ नए-नए हथियार निकाले जा रहे हैं, परमाणु धमकियां दी जा रही हैं कि परमाणु हमला कर देंगे। न्यूक्लियर नीतियों में भी बदलाव किया जा रहा है और साल 2024 ऐसा रहा जिसमें कई बार तो ये भी लगा कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत बस होने वाली है। दो 2023 की तरह 2024 में भी इजराइल गाजा संघर्ष पूरे साल खबरों में बना रहा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के साथ शुरू हुआ युद्ध 2024 में पूरे साल चलता रहा। इतना ही नहीं, बाद में इसमें हिजबुल्लाह और ईरान की भी एंट्री हो गई। इसी तरह 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध भी साल के अंत में और भीषण हो गया और अब तो दुनिया में जारी युद्ध की आग की चिंगारी एशिया तक पहुंच रही है। चीन ताइवान जंग का नया अखाड़ा बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि इन तस्वीरों ने कैसे दुनिया की दिशा और दशा बदली, कैसे 2024 में नए दोस्त और नए दुश्मन सामने आए, कैसे कुछ देशों की राजनीति, कूटनीति और जिद दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने तक ले आई। 21 दिसंबर को रूस के कजान से आई इन तस्वीरों ने साफ कर दिया था कि साल 2023 में भी रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी बारिश इसी तरह होती रहेगी। ये इसी तरह एक दूसरे पर मिसाइलों की गर्जना करते रहेंगे। रूस के कजान शहर पर एक के बाद एक 8 ड्रोन अटैक हुए। इनमें 6 ड्रोन रिहायशी इमारतों में घुसकर ब्लास्ट हुए, एक इंडस्ट्रियल एरिया में गिरा और सिर्फ एक ड्रोन हवा में मार गिराया जा सका। ये मंजर 2001 में अमेरिका पर हुए 9/11 हमले जैसा था। इन हमलों का आरोप यूक्रेन पर लगा, जिसके बाद पुतिन ने साफ कर दिया रूस का बदला इससे भयंकर होगा। पुतिन ने जो कहा उसका असर भी दिखने लगा। रूस ने क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे कीव दहल गया। लेकिन सवाल यहां हमलों का नहीं है। सवाल यह है कि जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो 24 घंटे में इस युद्ध को रुकवा देंगे। इस ड्रोन हमले से पहले पुतिन कह चुके थे कि वो बिना शर्त युद्ध खत्म करने को तैयार हैं। तो फिर यूक्रेन ने यह हमला क्यों किया, किसकी शह पर किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, जब यूक्रेन ने रूस पर पहली बार लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी थी। इसके लिए उसे जो बाइडेन ने हरी झंडी दी थी। बाइडेन के इस फैसले पर इसलिए सवाल उठे क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर महज चंद दिन के मेहमान हैं और उनका ये फैसला युद्ध को और भड़काने वाला था। इसके बाद रूस ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव कर दिया। क्या अमेरिका की रणनीति यह है कि रूस इसी तरह युद्ध में फंसा रहे? यहाँ एक सवाल और उठता है और वो ये कि क्या ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद रूस यूक्रेन को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे, या फिर उनके भी दिखाने के दांत और खाने के और साबित होंगे? ट्रंप साहब का एक अच्छा रिश्ता है, बातचीत का रिश्ता पुतिन से ही है और इस 6 हफ्ते के बीच में उन्होंने जेलेंस्की साहब से और साथ में बाकी सलाहकार से मिल भी चुके हैं और उनके जो प्लान्स हैं, जो जैसे उनके सलाहकार बताते हैं, 3 तरह के हैं, 3 भागों में है। पहला ये
यूक्रेन को उतनी सहायता देंगे ताकि वो डिफेंसिव, अपने आप को डिफेंसिव कैपेबिलिटी काबिल रहे। रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा एक और जंग जो पूरे साल चर्चा में रही वो है इजराइल हमास वॉर। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर इजरायली थे। इतना ही नहीं, हमास ने 251 लोगों को बंधक भी बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा में जवाबी कार्रवाई शुरू की। पहले उसने हवाई हमले किए और बाद में जमीनी एक्शन। इजरायली हमले में गाजा पट्टी खंडहर में बदल चुकी है। इजराइल अब तक हमास के कई बड़े नेताओं का खात्मा कर चुका है। कुछ दिन पहले ही इजराइल ने माना इस्माइल हानिया को भी ईरान में उसी ने मारा था। साल 2024 में इस युद्ध को रुकवाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इजराइल का साफ कहना है कि जब तक उसके बंधक बनाए गए एक एक नागरिक को रिहा नहीं कर दिया जाता, वो सीजफायर नहीं करेगा। 2024 में तो ये युद्ध खत्म नहीं हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह की एंट्री जरूर हो गई, जिसके बाद इजराइल एक साथ 2 फ्रंट पर जंग लड़ने लगा। इस दौरान इजराइल को बड़ी सफलता तब मिली जब उसने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को ढेर कर दिया। ये हिजबुल्लाह के लिए बड़ी चोट थी, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने सीज फायर की मांग की। इस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिनों का सीज फायर जारी है, लेकिन सवाल ये है कि ये सीज फायर 2025 में भी जारी रह पाएगा। देशों की रिएक्शंस इसमें आ रही हैं, जैसे कि सिक्योरिटी मिनिस्टर जो हैं इजराइल के, जो इसके शायद अगेंस्ट में थे, उनको लगता है कि कोई सिक्योरिटी बेल्ट ढंग से नहीं मिला है। फ्रांस जो इसका एक ऑब्जर्वर है, वो भी मान गया कि वो वॉर क्राइम में नेतन्याहू को अरेस्ट नहीं करेगा, और तभी जाके ये समझौता लागू हुआ था, क्योंकि फ्रांस भी इसमें एक समझौते में शामिल है यूएसए के साथ। और दूसरी तरफ देखिए, जर्मनी, ब्रिटेन ये भी कह रहे हैं कि एक बहुत ही वेलकम मूवमेंट है ये, और यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी कह रहे हैं कि लेबनान के लिए एक अच्छा मौका है अपने को रीऑर्गेनाइज करने का और वापस आने का, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने का। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में परोक्ष तौर पर ईरान भी शामिल है। वो इजराइल से लड़ रहे हमास और लेबनान में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को हर तरह की मदद पहुंचाता है। इसके अलावा ईरान यमन में हूती विद्रोहियों और इराक और मध्य पूर्व के कुछ दूसरे देशों में सक्रिय मिलिशिया की भी मदद कर रहा है। ईरान इस तरह के विद्रोहियों को एक्सिस ऑफ रेसिडेंस कहता है। इजराइल इस बात को अच्छे से जानता है, इसीलिए इस साल कम से कम 2 मौकों पर दोनों देश आमने सामने आ गए थे। ईरान ने सीरिया के दमिश्क में अपने वाणिज्यिक दूतावास पर हुए हमले के जवाब में 14 अप्रैल को इजराइल की तरफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। इसके बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। इसके जवाब में इजराइल ने 100 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये दोनों देश एक दूसरे को खुलकर आंख दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा मोड़ इजराइल की तरफ से हानिया की हत्या के कबूलनामे के बाद आ गया, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान अब हानिया की मौत का बदला लेगा। अभी कुछ ही समय पहले इजराइल ने कबूल किया कि उसी ने हमास के कमांडर याह्या सिनवार और उससे पहले इस्माइल हनी की हत्या की थी, और हिजबुल्लाह के कमांडर जो नसरुल्लाह हैं उनको भी उसी ने मारा था। ऐसा उसने इस संदर्भ में किया था कि हुदीज को डराया जाए और हुदी संगठन को यह बोला जाए कि अगर आप नहीं मानते तो आपके कमांडरों का भी यही हाल होगा। अभी इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि ईरान क्या करेगा जब एक बार इजराइल ने ऐसे बता दिया। तो ईरान पहले भी जब ये खबर आई थी, ईरान के दिमाग में कोई डाउट नहीं था कि इजराइल ने ही किया है। जब इस्माइल हनी को मारा गया था उनकी टेरिटरी पे, तो उसके बाद उन्होंने मिसाइल से हमला किया था और मिसाइल का बैराज फायर किया था। जिस वक्त इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे, सीरिया में 2024 की सबसे बड़ी घटना घट गई। रूस, अमेरिका, ईरान, इजराइल और टर्की देखते रह गए और सीरिया में विद्रोही गुटों ने असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया। राष्ट्रपति असद को भागकर रूस में शरण लेनी पड़ी।
हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोही लड़ाके एक के बाद एक सीरिया के शहरों पर कब्जा करते चले गए। एलेप्पो, हमा और होम्स शहरों पर कब्जे के बाद 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर हयात तहरीर अल शाम ने कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने सीरिया की आजादी की घोषणा कर दी। HTAS के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सीरिया का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। 2008 में शुरू हुआ अरब स्प्रिंग 3 साल बाद 2011 में सीरिया पहुंचा था। तब बशर अल असद सरकार के खिलाफ शुरू हुआ विद्रोह देखते ही देखते गृह युद्ध में तब्दील हो गया था और फिर इस गृह युद्ध में सीरियाई विद्रोही समूहों और चरमपंथी गुटों के अलावा अमेरिका, ईरान और रूस सहित अंतर्राष्ट्रीय ताकतें शामिल हो गई। 13 साल चले इस गृह युद्ध में 5 लाख से अधिक सीरियाई मारे गए और लाखों विस्थापन झेलने को मजबूर हुए। असद सरकार के तख्ता पलट के बाद हयात तहरीर अल शाम दावे तो बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन सवाल ये, क्या इस देश में लोकतंत्र लौटेगा या फिर असद परिवार के तानाशाही से लौटा सीरिया एक बार फिर से इस्लामिक चरमपंथ के हाथ चढ़ जाएगा? सीरिया में काफी लंबे समय तक लोकतंत्र आना मुश्किल है, क्योंकि सीरिया के 2 सबसे बड़े जो ग्रुप सक्रिय हैं, HTS और SDF, दोनों में कट्टरपंथी भरे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है, किसी में कट्टरपंथी थोड़े कम है, किस में कट्टरपंथी थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन अंत में वो हैं सारे कट्टरपंथी। जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों में सीरिया में गिरजाघरों को बर्बाद किया जा रहा है और ईसाइयों पे अत्याचार हो रहा है, आने वाले काफी लंबे समय तक सीरिया में लोकतंत्र आना बहुत मुश्किल है। 2024 में चीन ताइवान का तनाव भी कई बार चरम पर पहुंचता दिखा। हाल ही में चीन ने अमेरिका को आग से न खेलने की धमकी तक दे डाली। इस धमकी की वजह वो मदद है जो अमेरिका चीन के मना करने के बावजूद ताइवान को दे रहा है। 1940 के दशक में जब चीन का शासन कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में आया तो बचे हुए राष्ट्रवादी देश छोड़ ताइवान द्वीप पर जा बसे। इन राष्ट्रवादियों ने ताइवान में लोकतांत्रिक शासन लागू किया था। चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। यही वजह है कि ताइवान को डराने के लिए चीन लगातार उसके पास वॉर एक्सरसाइज करता है। उसके विमान कई बार ताइवान की सीमा को पार करते हुए देखे गए हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में अमेरिका ने चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। अमेरिका के रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने हाल ही में मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम की एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीन की सेना ताइवान को हवाई और समुद्री रास्ते से ब्लॉक करने की रणनीति पर काम कर रही है। युद्ध की स्थिति में चीन की सेना ताइवान पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक तक कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि PLA अपनी रॉकेट फोर्स को मजबूत कर रही है। साथ ही ताइवान स्ट्रेट के आसपास चीन ने नई मिसाइल बटालियन भी तैनात की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन ताइवान पर अटैक कर सकता है? क्या यूरोप और मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की चिंगारी 2025 में एशिया में भी लग सकती है? चीन के कदम ने इस आशंका को और बल दिया। चीन ने अपनी सेना के लिए 10 लाख आत्मघाती ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दिया है। ये आत्मघाती ड्रोन चीनी सेना को 2026 तक मिल भी जाएंगे। ड्रैगन के इस महा ऑर्डर की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि ये वही ड्रोन हैं जिसने आर्मेनिया, अजरबैजान से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध में भारी तबाही मचाई। इस ऑर्डर के बाद जानकार मान रहे हैं कि चीन ताइवान के साथ युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। चाइना ताइवान को रीयूनिफाई करना चाह रहा है। ये एक उसका एम्बिशन है और ये रीयूनिफिकेशन का जो एम्बिशन अभी ज़्यादा मोमेंटम बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जी जिनपिंग जब से प्रेसिडेंट हुए हैं ये अपने टेन्योर के अंदर ये कुछ करके दिखाना चाहते हैं। जैसे माओ सेतुंग के टाइम में जैसे कुछ हुआ था, तो इसी तरह ये भी कुछ करके दिखाना चाहते हैं। एशिया की बात हो और पाकिस्तान का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के लिए 2024 काफी उथल-पुथल वाला साल रहा। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके समर्थक सड़कों पर उतरे, हिंसक प्रदर्शन हुए,
पहली बार इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान कई इमरान समर्थकों की मौत की खबर भी सामने आई। साल 2025 में भी इमरान खान के आंदोलन और पाकिस्तान के आर्थिक संकट का असर वहां की राजनीति और स्थिरता पर साफ दिखाई दिया। 2024 खत्म होते होते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते भी बेहद तनावपूर्ण बन गए। हाल ही में पाकिस्तान ने पूर्वी अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के इस हमले में अफगानिस्तान के करीब 50 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, ऐसा अफगानिस्तान का आरोप है। पाकिस्तान की सीमा से लगे अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के पहाड़ी इलाकों में किए गए इन हमलों में पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेंटर्स को तबाह करने का दावा किया, जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की धमकी दे डाली। इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग जैसी नौबत आ गई। साल 2024 बांग्लादेश के लिए भी हलचल वाला साल रहा। हिंसक प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहां एक अंतरिम सरकार बनाई गई। इसके बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। इससे भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। वहीं बांग्लादेश ने कहा कि भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दे। बांग्लादेश की सेना अब पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने जा रही है। जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान ने सालों साल बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार किया और 1971 में भारत की मदद से जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो सका, आज वो उसी से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में करारी हार के 53 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखे। पाकिस्तानी आर्मी के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेनिंग अगले साल फरवरी में शुरू होगी। पहले चरण की ट्रेनिंग मेमनशाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड मुख्यालय में होगी। ट्रेनिंग का ये पहला चरण 1 साल तक चलेगा। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश आर्मी की सभी 10 कमांड में भी ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी आर्मी के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने नवंबर में बांग्लादेश को ट्रेनिंग का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकार-उज-जमा ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जनरल वकार ने पाक आर्मी को ट्रेनिंग के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जो पाकिस्तानी सेना खुद को टीटीपी से नहीं बचा पा रही, वो बांग्लादेशी सेना को क्या ट्रेनिंग देगी? देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही चिंताजनक है। लगातार माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं। लेटेस्ट हमला देखिए 25 दिसंबर को ईसाई कम्युनिटी पे भी किया गया। इसके लिए देखिए मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो साइलेंट है। वो लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करने में पूरी तरीके से नाकामयाब है। वो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट जमात के लोग और बीएनपी के इशारे पे आज की डेट में काम कर रहे हैं और इलेक्शन बहुत दूर की डेट अनाउंस की है। 2025 के अंत में या 2026 में इलेक्शन होगा। और साथ में लेटेस्ट चीज ये है कि अब पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश में ट्रेनिंग कराएगी। अब ये ट्रेनिंग का स्तर उनका कैसा होगा, जबकि पाकिस्तान आर्मी का खुद क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क है। वो अपने इंटरनल सिचुएशन में त्रस्त है। वहां पे तमाम तरीके के टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश चाहे जितना फुदक ले, जितना मर्जी अकड़ दिखा ले, 2024 में भारत में कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते उनकी सारी हसरतें हसरत ही रह जाएंगी। 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जिसका मतलब है देश के खिलाफ उठने वाली हर बुरी नजर नेस्तो नाबूद कर दी जाएगी। अप्रैल 2024 से लेकर जून 2024 के बीच में भारत में लोकसभा चुनाव हुआ। चुनाव का परिणाम 4 जून को जारी किया गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 292 सीटों पर जीत हासिल हुई। उसने आसानी से बहुमत हासिल कर लिया। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सका। सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाले दलों की बात करें तो बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37, तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके को 22,
टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नरेंद्र मोदी की इस जीत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ी। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश जानते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, हिंदुस्तान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतना जबरदस्त कद हो गया है कि उनकी बात पूरी दुनिया, किसी भी गुट में हो, रशिया हो, अमेरिका हो, चीन हो, सब सुनते हैं। उनके कहने पर चीन जैसा देश भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर मजबूर हो गया है। ये अपने प्रधानमंत्री का कदर है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ था। इसमें पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार भारतीय मूल की कमला हैरिस को हराया। ट्रंप को 312 इलेक्टोरल वोट और कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले। रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति पद के साथ ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में भी बहुमत हासिल कर लिया है। ट्रंप की इस जीत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई तरह के बदलाव आने के संकेत मिलने लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा होगा कुछ देशों पर टैरिफ बढ़ाना। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद इजराइल गाजा युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में देखना होगा कि नया साल दुनिया के लिए क्या सौगात लेकर आता है। 2025 में दुनिया से युद्ध के बादल छंटते हैं या फिर और काले होते हैं।